फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 20 अगस्त के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। दोस्तों, आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा 19 अगस्त को। 19 अगस्त को हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है और यह दिन उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने आपके स्पेशल मोमेंट को कैमरे में कैद कर उन्हें खास बना दिया। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। और इसके साथ ही बता दें, ये विश्व फोटोग्राफी दिवस क्यों मनाया जाता है। सन 1839 में फ्रांस में डागरोटाइप प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। डागरोटाइप यह दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया मानी जाती है और इसका आविष्कार लुइस डोगर और जोसेफ नाइसफोर ने किया था। ये दोनों फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने 19 अगस्त 1839 को इस आविष्कार की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने इस आविष्कार का पेटेंट प्राप्त किया। इसी दिन को याद करने के लिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। और किन की याद में मनाया जाता है? लुइस डोगर और जोसेफ नाइसफोर की याद में मनाया जाता है। और साथ ही दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात हो रही है। तो अगस्त माह में जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको रिवाइज कर लेते हैं। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था। श्रावण पूर्णिमा के दिन 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम हमले की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस मनाई गई और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया और साथ ही 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाई गई। ठीक है, और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। ओके दोस्तों, तो इन महत्वपूर्ण दिवस को भी याद रखिएगा। और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है डी। आंसर सही हमारा 19 अगस्त को। दोस्तों, 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। विश्व मानवता दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और यह दिन मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी या जोखिम उठाया है। इस वर्ष विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण है। दोस्तों, बता दें कि इराक के बगदाद में 19 अगस्त 2003 को कैनाल होटल पर एक बम हमला किया गया था, जिसमें 22 लोग क्रूरता से मारे गए थे और जिनमें से एक इराक के मुख्य मानवतावादी थे। इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2009 में बम हमले की याद में इस दिन को विश्व मानवता दिवस के रूप में घोषित किया। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, 2009 में इसकी घोषणा हुई थी कि विश्व मानवता दिवस मनाया जाएगा 19 अगस्त को। ठीक है, तब से मनाया जा रहा है और इस साल इसका 11वां संस्करण है। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बात हो रही है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और इसके महानिदेशक है टेड्रोस एडहानॉम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी है जो केंद्रीय सरकार की नौकरियों और पीएसबी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर कितने वर्षों के लिए मान्य होगा? इसका आंसर है
बी आंसर सही है हमारा, 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब युवाओं को केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होगी, बल्कि इसके लिए सामान्य योग्यता परीक्षा ली जाएगी। और दोस्तों इस फैसले के बाद रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की प्राथमिक परीक्षाएं के लिए अलग अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी, एक ही आवेदन, एक ही शुल्क, एक ही परीक्षा होगी। इस परीक्षा का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही परीक्षा देने की इजाज़त थी, लेकिन इसके जरिए परीक्षार्थी 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकता है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए वर्तमान के कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा भर्ती की जाती है। सीईटी के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन के लिए अलग से विशेष परीक्षा ली जाएगी, जिसे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ साथ मानक भी होगा। यह उन उम्मीदवारों के लिए बोझ कम करेगा जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग अलग सिलेबस के अनुसार अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी है, जो केंद्र सरकार की नौकरियों और पीएसबी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बैंक ने अपनी सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि न रखने पर अपनी पेनल्टी माफ़ी के अलावा एसएमएस शुल्क माफ़ कर दिया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक ने। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने सूचित किया है कि वह सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर ग्राहकों से किसी तरह का शुल्क नहीं वसूलेगा और बैंक ने इसके साथ ही एसएमएस चार्ज को भी माफ करने की जानकारी दी है। बैंक ने कहा है कि सभी तरह के बचत खाता पर शुल्क माफ है। और साथ ही दोस्तों एसबीआई के बारे में बात हो रही है तो बता दें कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 3 वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिन संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसके साथ ही बता दें भारतीय स्टेट बैंक के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, मुख्यालय है मुंबई, स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में और टैगलाइन है सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश में लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 शुरू की है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद उपजे हालात में राज्य को वैकल्पिक निवेश में गंतव्य के तौर पर पेश करने के लिए महत्वाकांक्षा के साथ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 को लागू कर दी है और इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश और रोजगार के 4 लाख प्रत्यक्ष अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 शुरू की। और साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं उसके बारे में। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना ओडीओपी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके साथ ही डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को उत्तर प्रदेश में नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इस महीने के जो आयोजित हुई स्मार्ट इंडियन हैथकॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार मिला। स्मार्ट इंडिया हैथकॉन में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रथम पुरस्कार मिला और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान कर दी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। और साथ ही बताते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा 10% का। सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ईबीपी के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है, जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 20% तक करना है। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुरूप लॉन्च किया गया था और वर्तमान में पेट्रोल में बायो इथेनॉल का सम्मिश्रण लगभग 5% है। और दोस्तों इथेनॉल के बारे में बात हो रही तो इथेनॉल के बारे में जान लेते हैं। इथेनॉल यह एक जल रहित एथिल अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। यह गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से प्राप्त किया जा सकता है जिसमें स्टार्च उच्च मात्रा में होता है। भारत में एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा गन्ना के सिरा से किया जाता है और इथेनॉल को अलग अलग प्रकार के मिश्रण उत्पाद बनाने के लिए गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जाता है। इथेनॉल में ऑक्सीजन के अणु होते हैं अतः इथेनॉल के पेट्रोल के सम्मिश्रण से ईंधन का अधिक पूर्ण दहन संभव हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी आती है। और दोस्तों इथेनॉल सम्मिश्रण की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और यह अनुमान है कि 5% इथेनॉल सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात कम हो जाएगा। इथेनॉल सामग्री के रूप में चीनी उद्योग के उप उत्पाद का प्रयोग किया जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में शुद्ध कमी होने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, इसके यूज़ से हम प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं और जो कच्चे तेल का आयात है उसमें भी कमी आएगी। ओके दोस्तों, काफ़ी फ़ायदा होगा और इसलिए सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% के बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। अभी 5% होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिला टेनिस प्रतियोगिता पार्लेमो लेडीज ओपन 2020 का एकल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा फियोना फेरो ने जीता है। दोस्तों WTA सत्र 2020 को महिला टेनिस प्रतियोगिता पार्लेमा लेडीज ओपन 2020 3 अगस्त से 9 अगस्त 2020 के मध्य पार्लेमा इटली में संपन्न हुई। फियोना फेरो द्वारा विजित यह दूसरा WTA खिताब है। मार्च 2020 में कोरोना वायरस के कारण टेनिस स्पर्धाएं निलंबित होने के बाद यह पुरुष या महिलाओं का आयोजित पहला आधिकारिक टूर्नामेंट है। और दोस्तों बता दें प्रतियोगिता के परिणाम जान लेते हैं। इसमें महिला में जो विजेता बनी है फियोना फेरो है जो फ्रांस की है और उप विजेता बने एनेट कोंटावेट एस्टोनिया की है। ठीक है, और महिला युगल में विजेता बनी अरांतजा रूस नीदरलैंड की और तमारा जिडेंसेक स्लोवाकिया और उप विजेता बने हैं एलिसाबेट्टा कोकिएरेटो और मार्टिना ट्रेविसन, दोनों इटली के हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सैन्य विद्रोह के बाद किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकबर कीता ने इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर है
डी आंसर सही है हमारा। माली देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने इस्तीफा दे दिया। पश्चिम अफ्रीकी देश है माली में चल रहे भारी उथल पुथल के बीच राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले विद्रोही सैनिकों ने देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता और प्रधानमंत्री बाउबो सीसे को बंधक बना लिया था और नए चुनाव की मांग कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, सैन्य विद्रोह के बाद माली देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने इस्तीफा दे दिया है। अब माली देश के बारे में बात हो रही है, तो माली देश की राजधानी है बमाको और मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CAF फ्रैंक। ये है माली देश के प्रधानमंत्री माली देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, KN अनंत पद्मनाभन को। हाल ही में केरल के KN अनंत पद्मनाभन को ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है और अनंत पद्मनाभन के अब आप सी शमसुद्दीन, अनिल चौधरी और वीरेंद्र शर्मा के साथ इस पैनल में भारतीय अंपायर होंगे। इससे पूर्व भारत के ही नितिन मेनन को एलिट पैनल में शामिल किया गया। अनंत पद्मनाभन को केरल की तरफ से 105 प्रथम श्रेणी और 54 लिस्ट ए मैच खेले हैं। उन्होंने IPL सहित सभी घरेलू टूर्नामेंट में अंपायरिंग की है। तो दोस्तों याद रखिएगा, KN अनंत पद्मनाभन को ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया है। साथ ही सी शमसुद्दीन, वीरेंद्र शर्मा और अनिल चौधरी को भी इस पैनल में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही इससे पूर्व भारत के नितिन मेनन को एलिट पैनल में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। ये है KN अनंत पद्मनाभन। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट किसे दिया गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, गणेश विलास लेंगरे को। सोलापुर आधारित सामाजिक कार्यकर्ता गणेश विलास लेंगरे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। 2017 में स्थापित यह संगठन मानवता और सार्वभौमिक शांति के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करता है। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने के उनके प्रयासों की सराहना करते हुए गणेश लेंगर को स्टार 2020 के साइटेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट गणेश विलास लेंगर को दिया गया। और दोस्तों पुरस्कारों के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में नितिन सेठी को खोजी पत्रकारिता के लिए एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया। नितिन सेठी को पत्रकारिता के लिए एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड मिला। उसके साथ ही शिव सहाय को सामाजिक प्रभाव के लिए KP नारायण कुमार स्मारक अवार्ड दिया गया। KP नारायण कुमार स्मारक अवार्ड किसे दिया गया? शिव सहाय को सामाजिक कार्य के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही शकुंतला देवी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में का प्रमाण पत्र मिला है। इन्हें शकुंतला देवी को गणितीय क्षमता का लोहा मनवाने वाली मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है और उनकी 40 साल बाद, मरने के 40 साल बाद उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का यह आधिकारिक प्रमाण पत्र मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसके लिए रेल पटरियों पर जल्दी यात्रा करने के लिए एक अभिनव प्रणाली रेल साइकिल शुरू की है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। भारतीय रेलवे ने जांच, निगरानी और मरम्मत करने के लिए रेल पटरियों पर जल्दी यात्रा करने के लिए एक अभिनव प्रणाली रेल बाइसिकल शुरू की है।
दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल बाइसिकल नाम की एक नई प्रणाली शुरू की है, जिसके जरिए रेल पटरियों की जांच, निगरानी और मरम्मत के लिए तकनीकी कर्मचारी निर्धारित स्थान तक पहुंच सकेंगे। बरसात के मौसम में कभी कभी स्थिति बड़ी कठिन हो जाती है, जिससे रेल सेवाओं को स्थगित करना पड़ता है, लेकिन रेल बाइसिकल के जरिए आसानी से पटरियों की टूट फूट वाले स्थान पर पहुंचकर मरम्मत कर काम किया जा सकेगा। आपात स्थिति के अलावा गर्म मौसम में पटरियों पर गश्त के लिए भी यह प्रणाली बेहद उपयोगी साबित होगी और इससे रेल मार्गों की रोजाना निगरानी की जा सकेगी। रेल बाइसाइकिल का वजन करीब 20 किलोग्राम होगा, जिसे एक व्यक्ति आसानी से उठा सकता है। इसे आसानी से जोड़ा या खोला जा सकता है। रेल बाइसिकल की औसत रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिसे बढ़ाकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक किया जा सकता है। इसमें 2 लोग सवार हो सकते हैं। रेलवे ने कहा है कि इन निर्माण बड़ी आसानी से है और इसका निर्माण बहुत आसानी से किया जा सकता है और इस बेहद किफ़ायती दामों पर किया जा सकता है। एक रेल बाइसिकल पर करीब 5,000 रुपये तक की लागत आती है। और दोस्तों बता दें, रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी और चेयरमैन हैं वीके यादव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न, मुख्य रूप से हिल्सा को पकड़ने के पैटर्न को प्रभावित होने की संभावना है। और दोस्तों, पर इस परियोजना की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। यह नर्मदा के पार भात भूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह परियोजना वृहद कल्पसर परियोजना का हिस्सा है, जो भरूच और भावनगर जिले के बीच खंभात की खाड़ी में 30 किलोमीटर के बांध का निर्माण पर बल देती है। कल्पसर परियोजना का लक्ष्य गुजरात के 25% औसत वार्षिक जल संसाधनों को संग्रहित करना है और यह जलाशय लगभग 8,000 मिलियन क्यूबिक मीटर भूमिगत जल को संग्रहित करेगा और यह समुद्र में दुनिया के सबसे बड़े मीठे जल के जलाशयों में से एक होगा। और दोस्तों, इसके विशेष उद्देश्य जान लेते हैं। लवणता को रोकने के लिए इसका उद्देश्य है लवणता अंतर्ग्रहण मीठे पानी वाले क्षेत्रों में खारे पानी के अतिक्रमण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। मीठे पानी के कम प्रवाह के कारण उच्च ज्वार के दौरान नर्मदा के मुहाने पर खारे समुद्री जल का जमाव हो जाता है, जिससे नदी के किनारों के साथ लवणता बढ़ती जा रही है। यह सरदार सरोवर बांध से बहने वाले अधिकांश अतिरिक्त पानी को समुद्र तक पहुंचने से रोकेगा और नदी पर 600 MCM मीठे पानी की एक झील का निर्माण करेगा, जिससे भरूच में मीठे पानी का समस्या का समाधान होगा। इससे जलाशय में नर्मदा, महिसागर और साबरमती नदियों के अतिरिक्त जल का दोहन हो सकेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, गुजरात राज्य सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। और दोस्तों, गुजरात के बारे में बात हो रही है तो गुजरात स्थित एशिया की सबसे बड़ी बानस डेयरी ने जानवरों के गोबर से CNG उत्पन्न करने की अनूठी परियोजना शुरू की है। और गुजरात सरकार ने एक नई योजना शुरू की, जिसके तहत सूखे, अत्यधिक बारिश और बेमौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिलेगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नई योजना मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना केवल इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी, इसकी घोषणा की। ठीक है। और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में सहयोग से सुरक्षा अभियान शुरू किया जाएगा? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, मध्य प्रदेश राज्य में सहयोग से सुरक्षा अभियान शुरू किया जाएगा।
और इस अभियान का मुख्य विषय सहयोग और समर्थन से ही विजय, कोरोना समाप्ति का दृढ़ निश्चय है। इस अभियान में शासकीय विभागों, स्वैच्छिक संगठन, व्यापारिक संगठन, धर्म गुरु और जनप्रतिनिधि भागीदारी करेंगे और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जन जागरूकता के माध्यम से आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव लाना है। यह अभियान सभी वर्गों के सहयोग से संचालित किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, सहयोग से सुरक्षा अभियान शुरुआत हुई मध्य प्रदेश राज्य में। और साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही तो हाल ही में 1 से 15 अगस्त 2020 तक मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में 1 मास का अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान को संचालित किया गया और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला 6 लेन चंबल एक्सप्रेसवे अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अभी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त प्रभार हैं आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, जो अभी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त प्रभार संभाली हुई है आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक कौन है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, संदीप मुरास्का। दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स का ऑनलाइन लोकार्पण किया। इस पुस्तक के लेखक संदीप मुरारका है और इस पुस्तक में जनजातीय समुदाय के 26 महान हस्तियों की जीवनियां हैं। इसके अंतर्गत 18 वैसी महान विभूतियां शामिल हैं जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा पुस्तक में 8 और अन्य महान विभूतियों की जीवनियां समाहित है। इस पुस्तक को लद्दाख में शहीद हुए भारत मां के वीर सपूत गणेश हंसदा, नुदुराम सोने और राजेश औरंगा को समर्पित किया गया। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक हैं संदीप मुरारका। और दोस्तों लेखक के बारे में बात हो रही तो हाल ही में यतीश यादव, उन्होंने रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन की बुक लिखी। उसके साथ ही परमेश्वरन अय्यर ने स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन के संपादक हैं। इसका अनुवाद किया गया है और इसे स्वच्छ भारत क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक के आधिकारिक रूप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा एवं महिला तथा बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने दिल्ली में विमोचन किया स्वच्छ भारत क्रांति का। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे? परमेश्वरन अय्यर। इसके साथ ही नीना रॉय ने हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नाम की एक बुक लिखी। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। और इसके साथ ही शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक हैं संदीप मुरारका। और दोस्तों इसके साथ ही 20 अगस्त का लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, मैथ्यू मैकनाघे। दोस्तों 20 अक्टूबर 2020 को क्राउन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित पुस्तक ग्रीन लाइट रिलीज की जाएगी और इस पुस्तक के लेखक ऑस्कर विजेता मैथ्यू मैकनाघे हैं। यह उनकी पहली किताब है। तो दोस्तों ये तो था 20 अगस्त के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स आधारित स्टैटिक जीके 1 लाइनर पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया द्वारा चीन के क्षेत्रीय दावे को खारिज करने से चर्चा में रही 9 डैश लाइन किस भौगोलिक भूभाग से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। 9 डैश लाइन दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर पुनः वापस लाए जाने से चर्चा में रही मानव को भेजने वाली विश्व की प्रथम निजी कंपनी कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है स्पेस एक्स। अगला क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा किसी योजना के तहत 23 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर लिया गया? तो इसका आंसर है डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
प्रशांत भूषण द्वारा अवमानना कार्रवाई को वापस लेने की मांग से चर्चा में रहे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 129 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सदस्यता नियम के संशोधन से चर्चा में रही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को कब प्रारंभ किया गया था एवं संशोधन के उपरांत इसके सदस्य राष्ट्र कौन हो सकते हैं? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 में शुरू किया गया और इसके संशोधन उपरांत इसके सदस्य राष्ट्र हैं संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य। तो दोस्तों ये तो था करंट अफेयर्स आधारित स्टैटिक जीके वन लाइनर। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 अगस्त के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में भारतीय रेलवे के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन को दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किया? वह राज्य है मणिपुर। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? इसका नाम है, वह रेलवे स्टेशन है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का काम तेज करने के लिए किस बैंक ने 7.5 हजार करोड़ रुपए के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? वह बैंक है एशियाई विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने आगामी आईपीएल के लिए किसे अपना नया टाइटल स्पॉन्सर चुना है? उसका आंसर है ड्रीम 11। अगला क्वेश्चन है, किसे इथोपिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट से किंगटोंग को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? उनका नाम है राकेश अस्थाना। अगला क्वेश्चन, गोवा के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर है वीएसके कौमुदी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? उनका नाम है जेपी गर्ग ने। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय क्रिकेटर की सिफारिश की गई है? उनका नाम है रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तुम्हार पारा पढ़ाई आपके मोहल्ले तक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? वह राज्य है छत्तीसगढ़। और दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन है, भारत में शीर्ष नवाचार शैक्षणिक संस्थानों की सूची में कौन सा स्थान पर है? और वो संस्थान है आईआईटी मद्रास। तो दोस्तों ये तो था 19 अगस्त के करंट अफेयर्स का रिव्यू। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।